है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम होगा वो क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी को पता होगा। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। पहले नंबर का यहाँ पर डी नंबर होगा। जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, समास किसे कहते हैं। समास देखिए, शब्दों के मेल को कहते हैं कि अक्षर के मेल को कहते हैं। तो याद रखिएगा, अक्षर के मेल को कहते हैं संधि और शब्दों के मेल को कहते हैं समास। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। सेकेंड नंबर का आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है ना। हल्दी घाटी यहां पर देखिए आपको बताना है, हल्दी घाटी के जो रचनाकार है कौन है, किनके द्वारा लिखी गई है हल्दी घाटी जो बुक है आपकी ये, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं श्याम नारायण पांडे। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मेढक का बताइए तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा। मेढक का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, कह रहे नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए मेढक का तत्सम रूप बताइए। अगर आपका मेढक का तत्सम रूप अगर आपका जवाब आ रहा है मंडूक, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, बात हो रही कर्म के अनुसार। जब कर्म के अनुसार अगर आप परिवर्तन करेंगे तो सीधी सी बात है कर्मवाच्य होगा। अगर कर्ता के अनुसार करेंगे तो कर्तवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गुरुदेव शब्द में समास यहां पर बताइए क्या होगा। गुरुदेव, है ना, गुरुदेव यानी देव के समान गुरु। और जहां विशेषण विशेष की बात होती है वहां पर होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। 6 नंबर का यहाँ पर डी नंबर होगा। जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है। देखिए 7 दिन तो होते हैं सभी को पता है, लेकिन यहाँ मेन पूछा गया दिन है क्या। दिन शब्द कैसा है, दिन क्या है, पुल्लिंग में काउंट होता है ना, पुल्लिंग में आएगा दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तोड़ती पत्थर नामक कविता निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। तोड़ती पत्थर नामक कविता निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। 8 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। देखिए प्रत्यय आपके 2 प्रकार के आप पढ़े होंगे, कृत पढ़े होंगे, एक तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं उनके संख्या बतानी है, कितनी संख्या होती है। अगर आपका जवाब यहाँ पर अगर आ रहा है 28, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा 28। 9 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर सही है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। देखिए कु उपसर्ग किसमें प्रयोग नहीं हुआ है ना। यहाँ पर देखिए सार्थक शब्द भी बनाना चाहिए। तो देखिए कु रूप, रूप तो एक सार्थक शब्द दिख रहा है, इसमें प्रयोग हो रहा है। कुकर में भी हो रहा है, कुचाल, चाल में भी हो रहा है। कुशल, सल कोई सार्थक शब्द थोड़ा बनता है। यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। गर्व करना, है ना, गर्व करना इसका मतलब आपको बताना है किस मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे कहते हैं हमें आप पर गर्व है, गर्व का मतलब होता है, हाँ इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, और मुहावरे का मतलब होता है ऐठ कर चलना। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द्वापर, नहुस और जय भारत के लेखक कौन है। 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। द्वापर, नहुस, जय भारत के लेखक कौन है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। देखिए आसन है, एक आसन है, थोड़ा सा अंतर है। और जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि दोनों शब्द में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना, बोलने में एक ही जैसे लगेंगे, थोड़ा अंतर होता है, उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो एक आसन का मतलब होता है बैठने की विधि, और आसन का मतलब होता है निकट आया हुआ, यानी आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर सी। 13 नंबर का यहाँ पर सी होगा। जिनका भी सी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। और जो लोग बी मार रहे हैं विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर सी आपका सही है। सेवा सत्कार से सम्मान बढ़ता है, रेखांकित में यहाँ पर बताइए कौन सा कारक है ना, से लगा हुआ है। सेवा सत्कार से, करण से, है ना, याद आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करण कारक होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा।
विसर्ग संधि तो है, बात सही है। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा तेजा प्लस मय, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चेक कर लीजिए, सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, बहुत बार हमने प्रश्न कराया है, और अब ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट अब नहीं करेंगे, बहुत बार करा चुके हैं। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। यानी टोटल आपके 5 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अत्यधिक और प्रत्याघात में कौन संधि है, अत्यधिक और प्रत्याघात, है ना, अत्यधिक और प्रत्याघात में कौन संधि है। देखिए आधा अक्षर के बाद आपको दिख ही रहा है अंतस्थ व्यंजन यारा लावा अगर आता है, तो उस केस में हमेशा यण संधि होती है ना, ये हमने बता चुके हैं एक बार आपको। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अयोग वाक्य किसे कहा जाता है, अयोग वाक्य, हाँ अयोग वाक्य बताया जा रहा है, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, है ना, का वर्ग का, जिसे मान लो दूसरा चौथा ले लो वर्ण। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। एक तो आपकी खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है ना, टोटल 5 है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका मतलब बोला क्या गया था, कौन सी है, अच्छा कौन सी है, तो ब्रजभाषा और बुंदेली तो आता है ना, बिल्कुल सही है, ये दोनों आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करते पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप जानते ही हैं, है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आपकी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका हमने ट्रिक भी आपको बताया था ABC करके, है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 20 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 20 नंबर के यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं कालवाचक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वागीश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, वागीश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर बताइए वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। 21 नंबर का देखिए, जिनका भी जवाब 21 नंबर का देखिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा सभी लोग, जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, वाक्य प्लस ईस होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लहरों के राजहंस की रचनाकार कौन है, लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है, 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। अगर आपका जवाब अगर आ रहा है मोहन राकेश, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नवयुग के अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं, नवयुग, है ना, नवयुग के अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं। अब उन्हीं को जानते हैं जो आधुनिक हिंदी के जनक, जिन्हें आप कहते हैं आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। अंक, अंक शब्द है, उसके अनेकार्थी शब्द बताना, जिसके कई सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी का मतलब होता है शब्द समूह का चयन करिए। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अंक मतलब संख्या, भाग, टुकड़ा, है ना, यही होगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा, अगर आपको सी नंबर लग रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि वो अंक संख्या वैसे सोचेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। 25 नंबर का आपका गोद संख्या अध्याय, हाँ ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोद संख्या अध्याय, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है, गोल, तो देखिए गोल है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी एक गुण के बारे में बताया जा रहा है कि कोई चीज गोल है, त्रिभुजाकार है ना, ये क्या है, उसके गुणवाचक के विशेषण में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामसारी दिनकर, यहाँ पर आपको बताना है किस रचना को मिला था। देखिए उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नाटक, एक काव्य, एक नाटक है, एक तरीके से नाटक है ये, है ना। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही है, उर्वशी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पुरस्कार का विलोम यहाँ पर क्या होगा, पुरस्कार, तो पुरस्कार का विलोम होता है क्या होगा, पुरस्कार का दंड होगा। मान लीजिए किसी को पुरस्कार दे रहे तो दंड मिल रहा, उल्टा ही होगा ना इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है ना, सुंदरा, अंगूठा, साइकिल, तो कहीं देशज नहीं दिख रहा, देशज आपका फटाफट है ना, ऐसे शब्द हैं जो अपने आप से ही
थोड़ा बहुत आया प्रचलन में, बस चालू हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 30 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए विलोम युग में चार प्रकार, चार ऑप्शन में है। इसमें एक त्रुटिपूर्ण है, तीन सही है। क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार और विहार। बताइए 30 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए 30 नंबर में चार विकल्प में से एक तो आपका गलत है, तीन सही है। अब देखो इसमें काफी लोग कंफ्यूज होंगे, है ना। और हम चलो हो गया। चलिए आपका काम, एग्जाम ये वाला क्वेश्चन हिला दिया है आपको, है ना। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत लोगों के गलत होने के चांस रहते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका है डी, आहार और विहार। अब आपको लग रहा होगा कि आहार विहार हो सकता है, नहीं। आहार का विलोम विहार ना होकर निराहार होता है। क्या होता है दोस्तों, निराहार होता है। आहार का विलोम क्या होता है, निराहार होता है। निराहार, हा, हा बड़ा है, ठीक है ना, ये हा बड़ा है, थोड़ा लिखने में सही से नहीं लिख पाया है। हाँ निराहार, ठीक है ना, आप फिर से लिख दे रहे हैं, निराहार होता है, निराहार। तो निराहार मतलब आहार का विलोम निराहार होता है, विहार होता है नहीं। बाकी तो सब सही हो, बाकी सब सही है। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए डी कितने लोगों ने मारा है ना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रेलगाड़ी शब्द कैसा है। बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं। रेल और गाड़ी तो, रेल तो आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी है ना। उनको हम बोलते हैं संकर। जब दो अलग अलग मतलब भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। पवित्र शब्द का संधि विग्रह यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए 32 नंबर का जवाब ए होगा, बिल्कुल सही है। पो प्लस इत्र होता है ना। पो प्लस इत्र होता है 32 नंबर का। जिनका भी जवाब ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल सही है पवित्र का। हाँ पवित्र का पो प्लस इत्र होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। जैसे पवन का पो प्लस अन, है ना, पावन का पौ प्लस अन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए होगा, जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। तो अधिसूचना के बारे में एक बहुत बार बताया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। धनी का विलोम शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा। धनी का विलोम होता है दरिद्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। धनी का कुछ लोग रेड तो नहीं मार रहे थे, धनी का आपका दरिद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब तक तो 12 ही हिंदी सम्मेलन हुए, एक बार अच्छे से याद कर डालिए। 1975 नागपुर, 12वां आपका फिजी में हुआ है, अभी फरवरी के महीने में हुआ था, 2023 में हुआ था, है ना। तो ये चीज को विशेष ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न से बन जाते हैं। तो बताइए छठवें नंबर कहाँ पे हुआ था। और छठवें नंबर का बता रहे हैं ब्रिटेन में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्धनों को सहयोग राशि दिया गया पंक्ति में कौन सा कारक है। 36 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ दिया गया, संप्रदान कारक, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। निर्धनों को सहयोग राशि दिया गया कौन सा कारक होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। 36 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, के द्वारा लगाया ना, संप्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, 37 नंबर का। तो 37 नंबर का आपका जवाब होगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। दाहिना शब्द का तत्सम यहाँ पर क्या होगा, दाहिना। तो दाहिना का तत्सम होता है आपका दक्षिण, क्या होगा, दक्षिण होगा, दाहिना का दक्षिण होगा। बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं। बादाम और बुखार की बात करेंगे तो ये आपके फारसी शब्द हैं, याद रखिएगा, फारसी भाषा के शब्द हैं। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पूरब और उत्तर की बात हो रही है। तो देखो इसको हम एक अभी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे, है ना। चारों विकल्प आप अच्छे से याद कर लेंगे। पूरब और कई सारी ट्रिक है, जो भी ट्रिक आप पढ़े हो, है ना, कई ट्रिक होती है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये चार आपके हैं, ठीक है। तो पूरब और उत्तर के बीच यहाँ पे आंसर क्या होगा, ईशान होगा, है ना, बिल्कुल सही है, ईशान होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है।
है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप दे सकते हैं ये उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिया है ये, है ना। आप हमेशा देखो ये डायरेक्शन बना लेंगे, ये डायरेक्शन मान लो बना लिया, ठीक है ना। हमेशा पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो देखिए पहले यही शुरू करिए, उत्तर पूर्व शुरू करिए, ईशान। फिर दूसरे नंबर पे ये शुरू करिए, ये वाला वायव्य, है ना। और फिर यहाँ पर ये नैऋत्य कोण करके लिखा हुआ है, और चौथा आग्नेय कोण ये। देखो इसकी ट्रिक एक तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे किसी तरीके से याद कर लीजिए। हाँ 40 का ही होगा। इसकी ट्रिक इस तरीके बना ली, इवनिंग, है ना। इवनिंग वर्ड याद रखेंगे, थोड़ा दिमाग में आपको याद रहेगा। ई वाला अगर आएगा तो पहले नंबर पे ई वाला आएगा, फिर वाह से जो होगा वाह वाला मार दीजिएगा, फिर तीसरे नंबर पे ना वाला है। तो तीन तो कंफर्म हो गए ना, तो चौथा कौन सा होगा, अग्नि। तो चौथा वाला तो इसमें मान लो है नहीं। इवनिंग से याद रखिएगा, इवनिंग तो थोड़ा ट्रिक दिमाग में काम कर देगा। इवनिंग से ई वाला ईशान, क्रम याद रखिएगा, उत्तर पूर्व पहले काउंट करेंगे, फिर पश्चिम उत्तर काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये क्रम याद रखिएगा, ऐसे आपको चलना है ऐसे। तो इस तरीके से क्रम याद रखेंगे। तो इवनिंग से ईशान, वा से वायव्य, यहाँ से ना आ गया, ई वा ना, तीन बन गया कि नहीं बन गया, चौथा अग्नि। आपको हल्का कोडिंग डिकोडिंग टाइप याद रखना है कि ये वाला होता है, बस मार देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मोहन मोबाइल से कहानी पढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। सिलेक्शन अगर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 41 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो 41 का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है करण कारक, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर सी नंबर होगा, कवि वचन सुधा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। पंकज और चतुर्भुज में कौन सा समास है। पंकज और चतुर्भुज में समास बताया जा रहा है, ये तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, किसमें, बहुब्रीहि समास में। प्रत्येक शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, प्रत्येक, है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, 44 नंबर। और 44 का जवाब बताया जा रहा है प्रा। हाँ यहाँ पर 44 का प्रा नहीं, प्रति होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक में प्रति होता है ना, प्रति एक, प्रत्येक सही, तो प्रति होगा, प्रति और एक, प्रत्येक सही है। प्रति और एक यानी प्रत्येक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, प्रति बिल्कुल सही है। चलिए कोई डाउट नहीं है, बी आपका बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन ये आपकी है मोहन राकेश जी की है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे ये एक नाटक है ना, नाटक भी है, याद रखिएगा, ये भी मोहन राकेश का है। आधे अधूरे ये भी मोहन राकेश का है, नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन ये भी आपका मोहन राकेश का है, दोनों याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, है ना, दोनों याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है। भाववाच्य दर्शाता है ना, बताइए। कर्म कर्तवाच्य भाववाच्य, भाववाच्य बताइए 47 का क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, मुझसे खाया नहीं जाता। भाववाच्य मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, यहाँ पर 48 क्या होगा, 48 स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, वेदना बिल्कुल सही जवाब है। वेदना कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है आपका है। तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास, बताइए। 49 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। 49 नंबर का जवाब जिनका भी आ रहा है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द आपका योग रूढ़ नहीं है ना, कौन शब्द आपका योग रूढ़ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीन पढ़ते हैं आप। वैसे भी आपको दिख रहा होगा, त्रिनेत्र, पंकज, दशानन, ये तो कन्फर्म दिख ही रहा है, योग रूढ़ है। गुणवान नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, है ना। देखो पंकज, ये तो तीसरे, देखो योग रूढ़ जानते हैं ना क्या होता है, जिसमें मान लो बहुब्रीहि समाज इसमें लग जाए, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो। पंकज का मतलब जानते ही, ये कमल की बात हो रही है, कमल तो कीचड़ में, तो ये सब कमल की बात हो रही है ना, तीसरे की, ये सब योग रूढ़ में। दशानन यानी रावण की बात हो रही है ना। तो ये सब है। त्रिनेत्र यानी शंकर भगवान की तीन आंख। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, योग रूढ़ में हमेशा एक समास बना लेता है बहुब्रीहि, इतना आपको याद रखना है। शुद्ध उच्चारण यहाँ पर क्या होगा। कक्षा शब्द का क्या होता है, कक्षा होता है ना, यहाँ हलंत लगा लीजिएगा का में। तो यहाँ पर क्या होगा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है, कक्षा होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा। डी नहीं, कक्षा नहीं, कक्षा, ये सा वाला। इसमें हलंत लगा लीजिए, का में हलंत नहीं लगी है ना, हलंत लगा लीजिए का में, कक्षा, ये वाला सी नंबर सही है, पहले नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
काकल्य वर्ण यहां पर बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का कमेंट करना है। काकल्य वर्ण कौन सा है, सेकंड नंबर का देखिए यहां पर जवाब हो गया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। उल्लंघन, कुल मिला के बताना है आपको उल्लंघन कैसे लिखा जाता है। उल्लंघन कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है और उम्मीद है सभी का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। हिंदी यहाँ पर निदेशालय की स्थापना कब हुई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, और यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब आ गया, बहुत ही मतलब तेजी से जवाब आया, लग रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है ना। बहुत लोग 1973 मार रहे हैं, कुछ लोग इसमें डी भी मार रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के आंसर हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनका भी डी आ रहा है ना 1960 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। पत्र की विशेषता की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संक्षिप्तता है, बिल्कुल बात सही है। क्रमबद्धता है, विनयशीलता है, लेकिन प्रेषक है ना ये विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। देखिए आपको बताना है परा जो उपसर्ग है इनमें से किस शब्द में नहीं है। पराक्रम में तो है, पराजय में भी है, पराभव में भी है ना। पराधीन, धीन, पराधीन इसी में नहीं है ना। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अधीन मूल शब्द है, यहाँ पर अधीन है इसलिए परा उपसर्ग नहीं होगा, इसमें मूल शब्द अधीन निकलना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए किसके उच्चारण में यहाँ पर बताइए वस्त्र की सहायता ली जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। 7 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, पर प्लस अधीन, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए किसके उच्चारण में वत्स की सहायता ली जाती है, यहाँ पर आंसर होगा सा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अब देखो 7 नंबर में दंत जो पढ़ते नहीं आप, ये होता गया दांत प्लस मसूड़ा है ना, दंत मूल से जिसे बनते हैं, तो ये सा आता है इसी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना यहाँ पर क्या है, तो टहलना आपका यहाँ पर संज्ञा है, विकल्प जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का जवाब देना है और यहाँ पर बताया जा रहा है संयोक्ताक्षर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। अब देखिए छायादार है ना, छाया अब प्लस दार से मिलकर बना हुआ है। अब छाया कैसा शब्द है, छाया तो आपका हिंदी शब्द है, आपको दिख ही रहा है ना, ये हिंदी शब्द है आपका। छाया शब्द कैसा है आपका, ये हिंदी शब्द है। और ये कैसा है, फारसी है ना, फारसी है। जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है तो क्या बनता है, संकर बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से अर्धस्वर बताइए, यहाँ पर क्या होगा, अर्धस्वर 11 नंबर का जवाब देना है। अर्धस्वर यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए या और वाह, या और वाह आपके क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, याद रखिएगा है ना। या और वाह ये दोनों दोनों आपके होते हैं। या और वाह क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। रा जो होता है, रा ये लुंठित होता है, लुंठित ध्वनि है, याद रखिएगा लुंठित ध्वनि है, ठीक ना। ये आपका लुंठित ध्वनि है आपका रा। ला कैसा, ला पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है। और यारा लावा चारों ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 12 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, खगेश। खगेश का पर्यायवाची हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा वायनते। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अब इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं, यानी आपके तीन है नाम और तीनों होने चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों में थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है। 13 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे बी नंबर है, यौन लोभ और मोह, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका क्या मतलब होता है।
14 नंबर का देखिए जवाब देना है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध यहाँ पर कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, जवाब आ चुका है, कुटज बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका आपको बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का यहाँ पर जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, 16 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने आम ले लिए हैं, है ना, बिल्कुल सही है। देखिए बहुत लोग ए मार रहे हैं, ए वाले विशेष ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न गलती हो जाती है। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं, हमने नहीं होगा, मैंने होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अक्षर की बात हो रही है, और अक्षर के लिए हमने बताया है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। अगर कोई वाक्य वगैरह होता तो उसमें आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इकहरा लगा देंगे। 17 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कवि जो शब्द है यहाँ पर किस शब्द का एक वचन है। जो कवि शब्द है किस शब्द का एक वचन है। 18 नंबर आपके सामने है स्क्रीन में, बताइए इसका जवाब क्या होगा। और कह रहे हैं कवि वृंद होगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सभी के जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध है। 4 विकल्प है, इनमें एक शुद्ध है, बताइए कौन सा होगा। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, है ना, हम भी चलेंगे। यहाँ पर कामा है, अल्प विराम है, अल्प विराम के बाद ये दोहरा उद्धरण चिन्ह लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। जिनका भी जवाब बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर बताइए, इस तरीके से एक आपको साइन टाइप दिख रहा है ना, इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है, ये कौन चिन्ह इस तरीके से बताएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन चिन्ह बताएगा, ये कौन चिन्ह बताता है। और इस प्रकार का प्रश्न हमने कराया भी है, ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। लोप सूचक होता तब जब लगातार लिखा होता है, कोई चीज ऐसे लिखी होती है तब लोप सूचक होता है, अगर ऐसे तो लोप सूचक नहीं होता, समाप्ति सूचक हो जाता है, डैश लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर आपका होता है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अधिसूचना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग नियम में होता है, आदेश में होता है, अधिकार में होता है, लेकिन कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। 23 नंबर का देखिए वर्तनी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, और आपको जवाब देना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। और जवाब आ चुका है 23 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर सही है। हाँ बिल्कुल देख ले रहे हैं, सभी का बी आ रहा है, 23 नंबर का बी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आनुषंगिक होता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, शुद्ध वाक्य चुनिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऊपर वाले में है लिखा हुआ है, तो पहला तो नहीं होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है थोड़ा होता है, तो पहला तो किसी हालत में हो नहीं सकता। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाँ ये हो सकता है। और देख ले रहे हैं, वाह कितना सुंदर, इसमें कॉमा लगा रखे हैं, प्रश्नवाचक लगा रखे हैं, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। बिल्कुल सही है। 24 नंबर के यहाँ पर बी नंबर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। पच्चीस नंबर का डी होगा, हाँ बिल्कुल से विशेष से होता है। देखो विशेष और विशेषण में थोड़ा अंतर होता है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता का वर्णन करने वाले शब्द होते हैं विशेषण होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे हमने कहा राम बुद्धिमान है, हमने कहा राम बुद्धिमान है ना, राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान आपका हो जाएगा विशेषण, और राम क्या है, राम आपका हो जाएगा विशेष। राम में विशेष है, बुद्धिमान विशेषण है। विशेषण विशेष में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए होंगे। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो संज्ञा का भेद आप बताएंगे यहाँ पर 26 नंबर, कहेंगे निजवाचक नहीं होता है ना, ये तो आपका सर्वनाम में आता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हवा कैसा शब्द है, हवा, तो हवा शब्द कैसा है आपका,
हवा आपका जो है ये संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? है ना, तीन प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है रूढ़ होता है, दूसरा होता है यौगिक होता है ना, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा होता है योग रूढ़ होता है। तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? अगर हिंदी में सर्वनाम की बात करेंगे तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है? 30 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, कोई तो आपका अनिश्चयवाचक है, ये तो हो नहीं सकता है। क्या आपका प्रश्नवाचक है? हो नहीं सकता है। जो आपका संबंधवाचक है, हो नहीं सकता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पर बी मार रहे हैं, बी नहीं, ए नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो यहाँ पर देखिए, आपको जो जवाब होगा यहाँ पर होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर वात होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वात क्या सबसे भिन्न है? वात शब्द जो है ये वायु यानी हवा का पर्यायवाची है, जबकि वारी, तोय और सलिल ये सब आपके जल के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं? जल के। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करिए। बालू से तेल निकालना, इसका क्या मतलब होगा? बालू से कभी कोई तेल निकलता है? इसका मतलब होता है असंभव को संभव कर देना, है ना। असंभव को संभव कर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? अब देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति, है ना, थोड़ा सा अंतर होता है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां वाक्य के रूप में होती। बताइए मुहावरा इनमें कौन सा है? नौ मन ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, दांत खट्टे करना और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। सुहावने लिखा हुआ है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। दांत खट्टे करना, हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है ना। क्रियार्थक जो संज्ञा होती है, देखिए जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है, याद रखिएगा, सदैव एक वचन में। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा एक वचन पुल्लिंग में। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? प्रत्यय आपके दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं। दो में कोई एक सही है। और 35 नंबर का जवाब बताया जा रहा है तद्धित प्रत्यय, है ना, बिल्कुल सही है। संज्ञा सर्वनाम से जुड़ेंगे आपके तो ये आपके, जब क्रिया से होता है तो कृदंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, है ना, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक क्रिया होती है। उसमें कर्म नहीं उसमें होना चाहिए, कर्ता सिर्फ होगा और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। और जहां पे कर्ता क्रिया कर्म तीनों होंगे वो होती है सकर्मक क्रिया। थोड़ा सा अंतर है, उसके नाम से ही पता चल जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है पानी बरस रहा है, इसमें कर्म तो आपको दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अकुल और आकुल का क्या अर्थ होता है ना। यहाँ पर बताइए, अकुल और आकुल दो देखिए शब्द हैं, भिन्नार्थक शब्द जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो बताइए इसमें क्या होगा? देखने में तो आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है। यहाँ पर 37 नंबर का जवाब होता है कुलहीन और व्याकुल होता है। कुलहीन और व्याकुल होता है, याद रखिएगा। अकुल का मतलब कुलहीन, आकुल का मतलब व्याकुल होता है। ऑप्शन जाएगा बी नंबर के साथ। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? तो यहाँ पर जो क्रिया है आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सहयोगी का सही विलोम यहाँ पर बताइए क्या होगा? सहयोगी, सहयोगी का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है और बताया जा रहा है 39 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर होगा। कुछ लोग सी मार रहे हैं, सब अपनी अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग सी से अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, कुछ लोग बी। बी और सी में बताइए कौन सा होगा? तुक्का मत लगाइए, अपने हिसाब से लगाइए कि इसका है क्या, है ना। सही से बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी आंसर गलत है। हाँ प्रतियोगी है, बिल्कुल सही है। देखो डी भी आ गया है। काफी लोग आंसर अलग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ चलो गलत हो रहा है, चल रहा है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करना है। इसका होता है प्रतियोगी। कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं इसी बहाने, ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम प्रयास तो हो रहा है, भले ही गलती मारे लेकिन प्रयास तो किया। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द यहाँ पर कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। और संबंध बोधक की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका बिना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पति का पर्यायवाची क्या है? बताइए पति का पर्यायवाची, है ना। यहाँ पर
पति का शौहर भी होता है, शौहर तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो बताइए पति का पर्यायवाची क्या होगा। 41 नंबर का यहाँ पर जवाब देना है, और 41 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं वल्लभ होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, पहला ही विकल्प आपके यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है स्त्रीलिंग इनमें से कौन शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पानी है आपका, ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब है रोटी, पूरी और नदी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है। अवृत्तमुखी स्वर के बारे में बताना है। 43 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। 43 नंबर का आ गया जवाब, कह रहे हैं ई होगा, ए नंबर। कुछ लोग सी भी मार रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए सी वाले, बी वाले सभी प्रकार के आंसर हैं, है ना। चलो इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब करके आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार के, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, इसी को अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्तमुखी में 4 हैं, उ ये। अवृत्तमुखी में आपको सब दिख ही रहा होगा, ये जो आ ई ये लिखे हुए, है ना। तो बड़ा ऊ, देखो गोलाकार में उ ओ आओ, बस 4 याद रखो, बाकी जो बचेंगे अवृत्तमुखी मार दीजिए, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा, क्या होगा संबोधन। संबोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा, हाँ 44 नंबर का यहाँ पर आ गया जवाब, कह रहे हैं पूजनीय माता जी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। चलिए बच्चे खेल रहे हैं, है ना, ये आपका हो जाएगा विधान वाक्य। कौन सा वाक्य है ये विधान वाक्य की श्रेणी में आएगा। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पहले साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही है, पंत है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चिदम्बरा के लिए, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक मोहन राकेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर हम प्रयोग की दृष्टि से बात करेंगे सर्वनाम की, तो 5 नहीं होते, 6 भेद होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6। ऑप्शन लगाइए यहाँ पर, आंसर डी वाला। अब 6 कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, टोटल 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विशेषण और विशेष के योग से कौन समास बनता है ना। विशेषण और विशेष आपके दिमाग में याद आ गया होगा, कि आपका कौन सा बनता है, कर्मधारय समास, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। 50 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, वर्तनी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, और शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें क्या होगा। देखो ये सब गलत दिए, केवल डी वाला आपका सही है, अनाधिकार, ठीक है ना। देखो आंख, ये जो आंख लिखा है, ये आंख इस तरीके से लिखा होता, ऐसे चांद बिंदी बना के, तो सही होता। आंगना में ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध होता। आंगन में आपका ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी चांद बिंदी रहती है, तब शुद्ध होती, ये वाला सही, आप अनधिकार होता है, बिल्कुल सही है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं, और ईमानदारी से लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।